तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी के विचारों को खंगालने वाले हैं जो फांसी के फंदे के ठीक सामने खड़े थे। हम भगत सिंह के लिखे एक लेख और एक बेहद निजी पत्र के जरिए उनके दिमाग के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सच कहूं तो ये दस्तावेज हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब जरा इस विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन पर गौर कीजिए। आखिर क्यों एक 23 साल का नौजवान जिसे जल्द ही फांसी होने वाली है, एक तरफ तो खुलेआम छात्रों से राजनीति में उतरने की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ जेल की चारदीवारी के अंदर अपने ही सबसे करीबी दोस्त से आत्महत्या ना करने की मिन्नतें कर रहा है। बाहर एक सार्वजनिक आह्वान और अंदर एक गहरा व्यक्तिगत संघर्ष। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? इन ऐतिहासिक लेखों की गहराई में जाने से पहले आइए उनके जीवन के सफर पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। 1907 में पंजाब में जन्म, फिर 1923 में महज एक किशोर उम्र में घर छोड़कर क्रांतिकारी राह चुनना। 1929 का वो मशहूर असेंबली बम कांड, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, और आखिरकार 1931 में लाहौर जेल में शहादत। एक बेहद छोटी लेकिन हिला कर रख देने वाली जिंदगी, और यही बैकग्राउंड उनके इन विचारों को समझने के लिए सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके बाहरी संघर्ष की, यानी विद्यार्थी और राजनीति विषय पर उनके सार्वजनिक लेख की। अब देखिए, उस वक्त की सरकार के अंदर कितना खौफ था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब सरकार ने बाकायदा एक नियम थोप दिया था। कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो पहले एक बॉन्ड पर साइन कीजिए कि आप राजनीति से बिल्कुल दूर रहेंगे। उस समय के शिक्षा मंत्री मनोहर जैसे अधिकारी दिन रात इसी कोशिश में लगे थे कि युवाओं को देश की असली समस्याओं और राष्ट्रीय संघर्ष की हवा तक न लगे। भगत सिंह ने इस एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। उनका सीधा सा तर्क था कि यह सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्लर्क पैदा करने की मशीन है। इसमें जानबूझकर व्यावहारिक राजनीतिक ज्ञान को गायब रखा गया है ताकि नौजवानों को देश की कड़वी सच्चाई का पता ही न चले। जरा सोचिए, अगर किताबों से मिला ज्ञान हमें सिर्फ एक अंधा बुद्धिजीवी बना दे जो अपने ही देश के हालात न सुधार सके, तो ऐसी पढ़ाई का भला क्या फायदा? इस पूरे सिस्टम का बेतुकापन दिखाने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाया। हुआ यूं कि एक छात्र अपील टू द यंग नाम की किताब पढ़ रहा था। उसके प्रोफेसर ने किताब देखी और अपनी अज्ञानता में कह दिया कि इसके लेखक प्रिंस क्रोपोटकिन शायद कोई बंगाली सज्जन है। अब जाहिर है छात्र को अपने ही प्रोफेसर की इस नासमझीदा हंसी आ गई, क्योंकि क्रोपोटकिन तो एक बेहद मशहूर रूसी अर्थशास्त्री थे। मतलब जो लोग शिक्षा दे रहे थे वो खुद असल दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या देश की आज़ादी का ये भारी बोझ वो बुजुर्ग या अधेड़ लोग उठा सकते हैं जो पहले से ही परिवार और दुनियादारी की चक्की में पिस रहे हैं? भगत सिंह का विजन यहाँ एकदम क्लियर था। वो मानते थे कि जो इंसान पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा है वो आज़ादी की इस लड़ाई में अपना 100% कभी नहीं दे सकता। और इसीलिए सारा दारोमदार युवाओं पर आ जाता है। केवल वो नौजवान जिन पर कोई पारिवारिक दबाव नहीं है वही इस देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। सच तो यह है कि राजनीति से बचना नामुमकिन है। अगर कोई किसी वाइसरॉय के स्वागत में खड़ा है तो वो भी तो एक पॉलिटिकल एक्शन ही है ना? इसलिए उनका संदेश साफ था कि भूगोल पढ़िए, गणित पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन राजनीति का ज्ञान भी रखिए ताकि जब देश पुकारे तो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। बाहर की दुनिया, राजनीति और भाषण, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब एक क्रांतिकारी दिमाग लाहौर जेल की उस दम घोटू और निराशाजनक कालकोठरी में कैद होता है तो वो उस वास्तविकता को कैसे बर्दाश्त करता है? यहां से शुरुआत होती है उनके आंतरिक संघर्ष की, जो हमें देखने को मिलता है उनके बेहद करीबी साथी सुखदेव के नाम लिखे एक खत में। अब यहां जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन दोनों पक्के दोस्तों के विचारों में आया एक रोल रिवर्सल। जेल जाने से पहले की बात करें तो भगत सिंह व्यक्तिगत प्रेम का समर्थन करते थे, जबकि सुखदेव इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे आते ही सब कुछ उलट गया। भगत सिंह ने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के आगे पर्सनल लव को पूरी तरह खारिज कर दिया, और दूसरी तरफ सुखदेव, जो पहले इसके खिलाफ थे, वो अब इसे एक जरूरी हिस्सा मानने लगे थे। एकदम उल्टा। और विचारों का ये पलटना सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं था। जीवन और मृत्यु जैसे सबसे अंतिम और गंभीर सवाल पर भी यही हुआ। जेल के बाहर एक वक्त भगत सिंह को लगता था कि आत्महत्या कभी कभार जायज हो सकती है, जिसका सुखदेव ने कड़ा विरोध किया था। लेकिन जेल के टॉर्चर के बीच कहानी फिर पलट गई। सुखदेव उस असहनीय दर्द से बचने के लिए आत्महत्या के बारे में सोचने लगे थे।
और तब भगत सिंह ने इसे पूरी तरह से कायरता करार दिया। भगत सिंह ने अपने खत में कायरता को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में डिफाइन किया है। उनके मुताबिक सिर्फ अपने निजी दुखों या टॉर्चर से बचने के लिए अपनी जान दे देना और किसी बड़े क्रांतिकारी मकसद के लिए उस दर्द का सामना न करना, यही असली कायरता है। उन्होंने अपने दोस्त की सोच पर कड़ा प्रहार किया। उनके लिए आत्महत्या एक घोर कमजोरी और क्रांतिकारी भावना के साथ सीधा धोखा थी। खत में उनकी एक लाइन बहुत गहरी चोट करती है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। जरा गहराई से सोचिए इस बारे में। उनका मानना था कि अगर अपराध और समाज की असलियत समझनी है तो जेल की कालकोठरी दुनिया का सबसे बेहतरीन क्लासरूम है, और उस कालकोठरी के कष्टों को सहना ही खुद को गढ़ने का, आत्मशिक्षा का सबसे शुद्ध रूप है। आत्महत्या के विचार को जड़ से उखाड़ते हुए उनका कहना था कि ये एक रिएक्शनरी कदम है जो पूरी जनता को गुमराह कर देगा। भाई, सच्ची क्रांति तो लगातार डटे रहने की मांग करती है, बीच में कोई शॉर्टकट लेकर भागने की नहीं। उनका साफ मानना था कि इंसान मुसीबतों से ही पूर्ण बनता है। अगर सिर्फ दर्द से बचने के लिए लड़ाई बीच में ही छोड़ दी तो पूरे देश का मनोबल गिर जाएगा और उनके आंदोलन की पूरी नींव ही खोखली हो जाएगी। और यहीं से एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस खड़ी होती है, आत्महत्या बनाम शहादत की। एक व्यर्थ की मृत्यु और एक अर्थपूर्ण बलिदान के बीच का अंतर। तो फिर उनके लिए आदर्श मृत्यु थी क्या? भगत सिंह की नज़र में आदर्श मृत्यु का मतलब था अपने उद्देश्य के लिए हर मुमकिन दर्द सहना और अपनी जान इस तरह कुर्बान करना जिससे पूरे देश में एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो जाए। वो अपनी इस तयशुदा फांसी को किसी हार की तरह नहीं देख रहे थे। उनके लिए तो वो फांसी का फंदा जनता को जगाने का सबसे अचूक हथियार था। वो बड़ी ही खूबसूरती से लिखते हैं कि देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लेना एक बहुत ही सुंदर मृत्यु होगी, लेकिन चंद दुखों से बचने के लिए खुद को खत्म कर लेना वो महज कायरता है। मतलब एकदम स्पष्ट है, एक मकसद के लिए हंसते हंसते जान देना उनके लिए एक खूबसूरत मुकाम था, जबकि हताश होकर जान गंवा देना एक भयंकर त्रासदी थी। यहां उनकी रणनीति और उनका विजन देखिए, कोई भी हैरान रह जाएगा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कोई माफ़ी, कोई रहम की भीख नहीं मांगी। इसके उलट उनकी एक बड़ी ही स्पष्ट मांग थी कि उन्हें फांसी ठीक उस वक्त दी जाए जब भारत का क्रांतिकारी आंदोलन अपने एकदम पीक पर हो। वो चाहते थे कि उनकी मौत का समय ऐसा हो जो ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक झटका दे। उनकी आखिरी ख्वाहिश बस यही थी कि उनके इस बलिदान का असर कभी खत्म ना हो। उन्होंने लिखा था कि वो फांसी का स्वागत तभी करेंगे जब वो लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ जाएं। उनका मकसद अपनी आहुति देकर आज़ादी की चेतना का एक ऐसा अमर प्रतीक खड़ा करना था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी मिटा न सके। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या उनकी शहादत ने सचमुच इस देश के सामूहिक हृदय पर वो अमिट छाप छोड़ी? आज इतने दशकों बाद भी इतिहास में उनकी जो अमर जगह है वो यही साबित करती है कि उनकी वो अंतिम और सबसे सुंदर इच्छा निश्चित रूप से पूरी हुई थी। इस स्रोत सामग्री ने आज हमें एक अद्भुत जीनियस के दिमाग के भीतर झांकने का जो मौका दिया है वो वाकई शानदार है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने उस महान सोच के कुछ नए पन्ने आपके सामने खोले होंगे।